हेलो दोस्तों, आगे देखते हैं जी। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े, तो बाद में ना कुछ अमेंडमेंट के द्वारा हमने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड भी किए। तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है जी। कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुए हैं, इसके ऊपर निरंतर क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे आपको मैच करना होता है। जब ऐसे सिंगल हैंडली भी कोई एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूछ लेते हैं कौन सी अमेंडमेंट से आए, तो आपने क्या करना है, ये चार दिए हैं जी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये चार हमने न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए। मैं कह दूं कि आपने इन चारों को पढ़ लेना है, ऐसी बात नहीं बनेगी। इन चारों को याद कर लेना है, वो तो आसान हो गया कहना। आपने क्या करना है कि जो बाकी वाली है ना वो याद कर लेनी है। 44th वाली कौन सी थी, 86th वाली कौन सी थी, ठीक है ना, ठीक। और 97 वाली कौन सी थी, 97 वाली 97th अमेंडमेंट से हमने कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया, और 86 से क्या किया, और जो आपका एक रह गया 86 97, ठीक है जी। तो जो एक एक है ना उनको आपने याद कर लेना है। उसके अलावा जो बची चार हैं वो ऑब्वियसली 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुई हैं। कॉन्सेप्ट समझे, आपने इनको याद करना है, ठीक है। जितना जितना याद हो गया ठीक है, पर आपने अधिक रट्टा कैसे लगाना है कि 44th अमेंडमेंट से कौन सा ऐड हुआ, जो एक एक है। 86th अमेंडमेंट से कौन सा ऐड हुआ, ठीक है जी। और 97th अमेंडमेंट से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुआ। इन तीनों को रट्टा लगा लिया, और जो बचे वो ऑब्वियस है, वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुए हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं जी। चार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड हुए। कौन कौन से हैं जी। ये आर्टिकल वगैरह चाहे आप ना याद रखो, इतना याद रहेंगे भी नहीं, मतलब समझ लो। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुहैया करवाना, ये है सरकार का काम, स्टेट का काम, ठीक है जी। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर द पुअर, ठीक, जो गरीब है उनके लिए भी न्याय मुहैया करवाना, उसकी प्रोविजन भी देना। अगर वो पैसा नहीं खर्च सकते तो उनके लिए फ्री लीगल एड देना, ये बात होगी। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक, इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में भी वर्कर्स की पार्टिसिपेशन हो, ठीक है जी। और चौथा है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरमेंट की बात, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात, इनकी प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना। तो ये भी क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुए चार प्रिंसिपल्स। पढ़ लिया आपने। मेन मैंने बताया कि आपने जो एक एक है ना उनको याद करना। जैसे देखो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुआ, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, गैर बराबरता को कम करना, बराबरता लानी। कौन कौन सी, चाहे इनकम की, चाहे स्टेटस की, चाहे फैसिलिटीज की, चाहे अपॉर्चुनिटीज की, बराबरता वाला। बराबरता वाली बात किसमें कही गई, 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुआ। इसी प्रकार 86 अमेंडमेंट आई 2002 में, उसने क्या किया, जो हमारा पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था ना आर्टिकल 45, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया। हमने पढ़ा कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई, फंडामेंटल राइट भी ऐड हुआ, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल था जो उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया। अब क्या है ना, नया आर्टिकल क्या करता है, कहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर भी देनी है। पहले चाइल्डहुड केयर की बात नहीं थी, अब चाइल्डहुड केयर की बात भी ऐड कर दी। अर्ली चाइल्डहुड केयर भी देनी है एंड एजुकेशन भी देनी है फॉर ऑल चिल्ड्रन। कब तक, अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, जब तक कि वो 6 साल की उम्र हासिल ना कर ले, ठीक है जी। ये काम करना है, ठीक है। और 97th अमेंडमेंट 2011 में क्या हुआ, इसके द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुआ कि स्टेट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देना है, ठीक, प्रमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आपने याद कर लेना है। देखो 44th के द्वारा क्या हुआ, इनइक्वालिटीज कम करनी है, ठीक।
अच्छा जी, 86 के द्वारा क्या है, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, 6 साल से कम उम्र तक के लिए, ठीक है जी। 97 अमेंडमेंट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना। और इसके अलावा जो 4 बची वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई, ऐसे याद कर लेना आपने, ठीक है जी। अब बात आती है कि देखो जी, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, मतलब इनकी वायोलेशन पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। पर ये भी हमने पढ़ा कि संविधान में लिखा है कि ये गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। अगर फंडामेंटल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ने गवर्नेंस के दौरान इनको लेकर आना है, ये बहुत जरूरी है। पर रियल फोर्स है ना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पीछे, वो होती है जी पब्लिक ओपिनियन। जनता का ओपिनियन क्या है, जनता क्या सोचती है, ठीक है ना। तो देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी यही बात कही कि अगर जनता जागरूक हो, जनता अपने हितों के लिए जागरूक हो और वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाए सरकारों पर, है ना, अपने वोट बैंक के रूप में, तो कोई भी सरकार जब इलेक्शन आएगी तो इनको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। तो रियल फोर्स क्या होगी, पब्लिक ओपिनियन। अगर पब्लिक ओपिनियन होगा तो फिर क्या है, वो प्रेशर डालेंगे पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर भी, हाँ भी ये बात आप इम्प्लीमेंट करो, एनवायरनमेंट के लिए काम करो, मॉन्यूमेंट्स के लिए काम करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार पब्लिक प्रेशर एट इलेक्शन टाइम्स विल फोर्स गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। तो अगर पब्लिक ओपिनियन है तो अपने आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी लागू करने पड़ेंगे। तो अब बात आती है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डीपीस हैं, इनको नॉन जस्टिसिएबल क्यों रखा गया। नॉन जस्टिसिएबल मीन इनकी वायोलेशन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा क्यों किया गया। असल में क्या था ना, जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स थे, तो उन रिसोर्सेज को हम कुछ खास काम के लिए ही यूज कर सकते थे। अब मानो कि अगर हम एनवायरनमेंट के लिए, फॉरेस्ट के लिए, फैक्ट्री के लिए, पेंशन के लिए, इन सब के लिए कानून तभी बना देते, इनको जस्टिसेबल कर देते, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा कहाँ से आना था, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये थी कि कई चीजें होती हैं जो जनता की कंसेंसस पर डिपेंड होती हैं, भाई जनता क्या सोचती है। सरकार उसको कोर्ट के थ्रू या लीगल प्रोसेस के थ्रू जबरदस्ती नहीं अपनी जनता पर सौंप सकती। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, तो उसके ऊपर यह है कि जनता की राय पहले बननी चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू होते हैं। पढ़ लेते हैं जी, लैक ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था। ह्यूज डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस, चाहे कुछ प्रिंसिपल बहुत दिखने में एडवांस लगे, लिबरल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, पर उनको जब आप बैकवर्ड लोगों में लेकर जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो विरोध करेंगे और लेने के देने पड़ जाएंगे। कहाँ आपने भला करना था, कहाँ कोर्ट केसेस में फंस जाओगे, कहाँ जनता के साथ स्ट्रगल हो जाएगा खुद की सरकारों का ही। तो बैकवर्डनेस के कारण और डाइवर्सिटी के कारण, और डाइवर्सिटी मीन देश में कई प्रकार के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो इसलिए उनको भी ध्यान में रखना है। मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए तो जो माइनॉरिटीज हैं वो फील कर सकते हैं कि हाँ भी हमारे पर्सनल मैटर के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उनको कंसेंसस में लेकर आना है, उनको समझाकर उनकी राय बनानी है भी, नहीं ये काम क्या है हम सबके भले के लिए। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो ह्यूज डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस है देश में, थी, अभी भी है। सो इट वाज नॉट इजी टू बिल्ड पब्लिक कंसेंसस ऑन डिफरेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसलिए पब्लिक कंसेंसस बिल्ड करना इजी नहीं था। डाइवर्सिटी इतनी है, बैकवर्डनेस इतनी है, तो पब्लिक कंसेंसस का बिल्ड करना मुश्किल था। तो पब्लिक कंसेंसस में जनता का एक राय होनी बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इवन टुडे कंसेंसस इज नॉट रीच ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कंसेंसस नहीं बन पा रहा। तो आज तो फिर भी बन रहा है काफी हद तक, उस समय तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर क्या है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। आवर कंट्री हैड जस्ट गेन्ड इंडिपेंडेंस, उस समय क्या था, हमें ताजा ताजा आज़ादी मिली थी। एंड इट हैड सेवरल अदर प्रायोरिटी वर्क्स टू डू, तो और कई और प्रायोरिटी वाले, तरजीह वाले, प्रेफरेंस वाले काम थे जो हमने करने थे। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर नॉट गिवन प्रेफरेंस, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रेफरेंस नहीं दी गई।
ठीक है जी, ये बात हो गई। आगे बात आती है जी फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये बड़ा एक मुद्दा था, फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा सुप्रीम है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ज़्यादा सुप्रीम है। तो इसके ऊपर कोर्ट ने अलग अलग वर्डिक्ट दिए थे, तो मैंने वो नहीं कवर किए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। तो बस आपने लास्ट वाला पॉइंट याद रखना है जो कि मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स की जब बात चली तो क्या कहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रेजेंट सिचुएशन भी यही है। तो वो क्या है, देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बैलेंस पर टिका हुआ है, हार्मोनी पर टिका हुआ है। कोई एक ज्यादा बड़ा या एक ज्यादा छोटा नहीं है, इनके बैलेंस पर हमारा संविधान टिका है। दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ ए चैरियट, जैसे एक रथ के ये दो पहिए हैं, तो दो पहिए तो समान होते हैं। अब जरा सोचो, एक पहिया छोटा या एक पहिया बड़ा हो जाए तो फिर क्या है, बैलेंस बिगड़ जाएगा। इफ एब्सोल्यूट प्राइमेसी इज गिवन टू वन ओवर द अदर देन द हार्मोनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्टर्ब्ड। अगर हम किसी एक को कहते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से, तो फिर क्या है, बैलेंस और हार्मोनी जो हमारे संविधान की है वो बिगड़ जाएगी। दिस हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, क्या जो हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है उसका बहुत जरूरी फीचर है ये, कौन सा, बैलेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगर आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, बट द बेसिक कंडीशन इज, बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है ना, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कई बार, आप संविधान को अमेंड कर सकते हो पर बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं हो कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कोर्ट ही तय करेगा, इसकी भी कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल है कानून और पॉलिसी बनाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हो, बशर्ते कि आप संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट ना करो। ये बात हो गई। आगे है जी, आज़ादी के बाद हमने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट किए, वो कौन कौन से हैं, जैसे देखो, पहले हमने प्लानिंग कमीशन बनाया, और प्लानिंग कमीशन बनाया ताकि देश की प्लान डेवलपमेंट हो सके। 1950 में हमने क्या बना दिया, प्लानिंग कमीशन। ठीक है जी, अब इसको हालांकि हटाकर नीति आयोग बना दिया, पर बात वही है कि हमने देश की डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए एक प्रॉपर बॉडी बनाई। ठीक है जी, तो इसी के साथ क्या है, बाद में 2 साल बाद, 1-2 साल बाद, मतलब लगभग उसी समय 5 ईयर प्लान भी आए, ताकि हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक उन्नति हो, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हो और इनइक्वालिटीज कम हो, गैर बराबरता कम हो। तो हमारे 5 ईयर प्लान आए कि 5 वर्षीय योजना, ताकि हमारे देश की प्रगति हो, इनइक्वालिटी कम हो, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हो। ये 2 बात होगी। देखो कीवर्ड्स उठाओ, प्लानिंग कमीशन बना दिया, ठीक है जी, और 5 ईयर प्लान बना दिया। ठीक है जी, आगे है जी लैंड रिफॉर्म लाए गए, जमीनी सुधार किए गए, जैसे जो इंटरमीडिएट होते थे, बिचौलिए, किसान और कंज्यूमर के बीच इंटरमीडिएट होते थे, बिचौलिए होते थे, जैसे जमींदार हो गया, जागीरदार हो गया, इनको अबॉलिश कर दिया। टीनेंसी रिफॉर्म लाए, जो टीनेंट्स होते हैं, जो ठेके पर जमीन को जोतते हैं, उनके अधिकार सुनिश्चित किए गए, उनको फेयर रेंट का प्रोविजन दी गई, उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किया गया कि कोई भी उनको जो क्या है जमीन का मालिक अपनी मर्जी से उनको उनके काम से, खेती करने से हटा नहीं सकता, उनके टेन्योर की सिक्योरिटी की गई। इसी प्रकार लैंड सीलिंग लाई गई कि हाँ भी इतनी लिमिट्स के ऊपर आप जमीन को नहीं रख सकते, आपके नाम पर जमीन की लिमिट तय की गई। सरप्लस लैंड जो बची उसको लैंडलेस लेबरर्स में बांटना, ठीक, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देना, ये सारे क्या है लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे, इनके ऊपर कानून बनाएंगे। ठीक है जी, इसके अलावा और भी कई कानून बनाए, किसके लिए,
वर्कर्स, लेबरर्स, चिल्ड्रन, इन सब के बेनिफिट के लिए। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट आया, भी कम से कम इतनी न्यूनतम मजदूरी हो। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आया, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर एक्ट आया। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट आया, चाइल्ड लेबर के ऊपर, बच्चों से आप मजदूरी नहीं करवा सकते, खासतौर पर हजार्डस एरिया में। द बॉन्डर लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट आया, ट्रेड यूनियन एक्ट आया, फैक्ट्री एक्ट आया। तो ये क्या है, भी फैक्ट्रियों में कैसे काम होगा, वर्कर्स की हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, एटमॉस्फेयर को भी ध्यान में रखना है, ये सब चीजें इन कानूनों में थी। माइंस एक्ट आया, जो खनन एरिया में काम करते हैं उनके राइट्स की सुरक्षा के लिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आया, ठीक। तो ऐसे कई एक्ट आए, सरकार लेकर आई, ठीक है जी। ओके, इसी प्रकार वोमेन वर्कर के लिए कानून आए, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जो वोमेन काम करती है, नौकरी करती है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन, उसको पेड लीव देनी। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया कि औरतों और मर्दों की तनख्वाह बराबर हो। इसके अलावा देखो, मेजर्स टू यूटिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग द कॉमन गुड। तो देश के जो जितने संसाधन वगैरह हैं वो कॉमन गुड के लिए यूज हो। खासतौर पर देखो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे वाले रिसोर्स कॉमन गुड के लिए यूज हो। इसमें देखो, नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कर दी, ठीक। ये प्राइवेट हाथ में नहीं, लाइफ इंश्योरेंस किसके हाथ में आ गई, सरकार के हाथ में। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक 1969, 14 जो हमारे लीडिंग कमर्शियल बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1969। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किया गया, 1969। तो किसकी गवर्नमेंट थी तब, आई थिंक इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, यस। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन। देखो ना, लाइफ इंश्योरेंस होगी जीवन से संबंधित, जनरल इंश्योरेंस होगी और चीजों से संबंधित, ठीक है जी। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सस मीन, प्राइवेट पर्स होता था जी, ये स्पेशल प्रकार के भत्ते मिलते थे जो राजे रजवाड़े होते थे ना, प्रिंसली स्टेट्स के राजा, तो उनको, उनके लिए स्पेशल क्या है, उनको पैसे वगैरह मिलते थे। तो इसको अबॉलिश कर दिया भी, क्यों भाई, सरकारी खजाने से राजाओं को क्यों पैसा दिया जाए, तो 71 में इसको भी अबॉलिश कर दिया गया। तो ये थोड़ी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस की नेशनलाइजेशन कब हुई थी, 56 में। 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक की नेशनलाइजेशन 69 में। जनरल इंश्योरेंस उसके बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार जो स्टेट बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, ये बना था 1955 में। कैसे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, नेशनलाइज किया था उस समय की हमारी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी पहले जो बनी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1955 को। इसका मतलब 56 से लाइफ इंश्योरेंस की नेशनलाइजेशन से पहले स्टेट बैंक बन गई थी। तो इनकी सीक्वेंस पूछी गई है, तो आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। नेशनलाइजेशन जब एसबीआई का किया तब क्या किया गया था, in 1955 with the Reserve Bank of India taking a 60% stake and name was changed to State Bank of India। इसमें 60% आरबीआई का स्टेक कर दिया गया था। तो एसबीआई क्या है, इस समय हमारी लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड, सरकारी, जो हमारी अपनी सरकार के द्वारा अपनी स्टेट ओन्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इन इंडिया है, सबसे बड़ी। तो मेन आपने याद रखना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1955 में। ये बात हो गई, सीक्वेंस आपने याद रखनी है इनकी। अच्छा जी, आगे है जी, गरीबों को फ्री लीगल एड देने के लिए, इक्वल जस्टिस देने के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया 1987 में, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। तो इसके अंतर्गत लोक अदालत वगैरह लगाई जाती है पूरे देश में। और भी आज के समय में नालसा अथॉरिटी बनाई गई है, नालसा नेशनल, है ना, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऐसी कुछ बॉडी है, इसका नाम एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, नालसा, बेसिकली नालसा कहते हैं। तो कहने का मतलब, गरीबों को फ्री लीगल एड देने के लिए, इक्वल जस्टिस देने के लिए भी एक्ट बना। इसी प्रकार रूरल एरियाज में, क्षेत्र में कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई बॉडीज बनाई गई, कई बोर्ड बनाए गए, कई कमीशन बनाए गए, जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी के लिए बोर्ड बनाया गया, खादी के लिए ही कमीशन बनाया गया। इसी प्रकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, कॉयर बोर्ड, कॉयर समझते हो,
नारियल का जो सूखा हुआ ऊपर वाले रेशे होते हैं उसे कहते हैं कॉयर। इसी प्रकार सिल्क के प्रमोशन के लिए सिल्क बोर्ड बनाया गया। बोर्ड का मतलब होता है जी कुछ एक बॉडी बन गई है, अब बॉडी वो बॉडी उस एरिया में स्पेशल तरीके से काम करेगी। ठीक, इसका मतलब उस एरिया को बढ़ावा मिलेगा। आगे देखो जी, फॉर रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए और लॉन्च किए जा रहे हैं, बीइंग लॉन्च्ड। ठीक है ना, जैसे शुरू में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1952 में, फिर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी प्रकार सूखे एरिया के लिए जहाँ पर सूखाग्रस्त एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आया, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना रोजगार के लिए, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो एट प्रेजेंट जो बहुत फेमस है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नरेगा। ऐसे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, और भी आप लिख सकते हो जो आपको रिसेंट वाले याद है तो। इसी प्रकार देखो जी, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए क्या किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आया 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया। इसी प्रकार नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई जो कि ओवरऑल पॉलिसी देखेगी, बनाएगी फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, कंजर्व करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर। इसी प्रकार एनवायरनमेंट के लिए देख लो जी, वाटर एक्ट बनाया, फिर एयर एक्ट आया। तो वाटर एक्ट के अंतर्गत क्या है, ये प्रोविजन रखी गई और उन्हीं प्रोविजन के अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है ना, तो वो एयर एक्ट के अंतर्गत नहीं आते। एयर एक्ट बाद में बना, एयर पोल्यूशन के लिए एयर एक्ट ही आता है, पर जो बोर्ड बने ना वो वाटर एक्ट के अंतर्गत बने। जो पोल्यूशन कंट्रोल बना ना वो वाटर एक्ट के अंतर्गत बने हैं। ठीक, तो ताकि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो, इंप्रूवमेंट हो, कंजर्वेशन हो, इन सब चीज़ों के ऊपर काम हो प्रॉपर। तो इन चीज़ों को आपने पढ़ लेना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।